आएगा y माइनस a2 अपॉन b2, ये लैम्डा की वैल्यू आएगी। और फिर कितना आएगा z माइनस a3 अपॉन b3, ये लैम्डा की वैल्यू। तो तीनों चीजें लैम्डा के इक्वल हैं, तो बिकॉज तीनों चीजें लैम्डा के इक्वल हैं, क्या हम इसको इक्वेट करके लैम्डा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो इसी चीज को क्या कहा जाता है? लैम्डा को नहीं लिखते हम लोग जनरली, लैम्डा छोड़ देते हैं और ऐसा लिख देते हैं। तो अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो ये जो क्वांटिटी मैंने यहां पर लिखी है इसी को हम क्या कहेंगे? कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म वही फॉर्मेट है जो आप 11th क्लास में पढ़ के आए हो, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन। तो a1 a2 a3 क्या है इसमें? जो पॉइंट गिवन है लाइन के ऊपर, और b1 b2 b3 क्या है बताओ? जो आपके पास डायरेक्शन रेशियो है। तो किसी भी लाइन के ऊपर, कोई भी लाइन के ऊपर अगर मैं आपको एक पॉइंट दे दूं a और एक पॉइंट दे दूं, एक लाइन के ऊपर पॉइंट दे दूं और दूसरा दे दूं डायरेक्शन रेशियो, तो आप या तो वेक्टर फॉर्म लिखना चाहते हो तो वेक्टर फॉर्म लिखा जा सकता है यूजिंग दिस। कार्टेशियन फॉर्म ऐसे लिखा जा सकता है। समझ आ रही सबको मेरी बात? ठीक है, कर सकते हैं ऐसा। अगला वाला लिखना एक साथ, तब जब मैं नेक्स्ट वाला भी कर दूंगा। फटाफट से आप मुझे बताओ इस बार क्या गिवन है आपको? लाइन की इक्वेशन किस फॉर्मेट में आपको लिखनी है? जब लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स गिवन है? बोलो 2 पॉइंट्स गिवन है। तो इस बार डायरेक्शन रेशियो आपको नहीं गिवन होगा, बट अगर किसी लाइन के ऊपर 2 पॉइंट आपको पता है, डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते थे उसका? फाइनल माइनस इनिशियल से निकालते थे ना। तो डायरेक्शन रेशियो कल निकालना सिखाया था आपको, तो वही मैं यूज करने वाला हूं। अगला कॉन्सेप्ट है, तो ध्यान से सुनना। इस बार जो है आपके पास 2 पॉइंट्स हैं। लेटस से एक पॉइंट को मैंने ए पॉइंट कहा, दूसरे को बी कहा, और ए पॉइंट के, देखो ध्यान से, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मैंने इस बार जो है क्या लिखा जाए, ऐसे लिख लेते हैं, देखो x1 y1 z1, ठीक है। और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लिख लेते हैं x2 y2 z2। अब आप मुझे बताओ कि जैसे ये ए पॉइंट है, तो ध्यान से सुनना जरा। अच्छा, इस ए पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को ए वेक्टर ही कह रहा हूं मैं, ठीक है, और बी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को मैं बी वेक्टर कह रहा हूं। अब ध्यान से सुनना जरा, मुझे बताओ आर वेक्टर कितना लिखोगे? तो आपका आर वेक्टर अकॉर्डिंग टू प्रीवियस फॉर्म के अकॉर्डिंग कैसे लिखा जाता था बताओ? तो आप वहां पर सामने पर एक पॉइंट लिखते थे, कोई भी पॉइंट लिख सकते हैं। 2 पॉइंट हमारे पास है, लेटस से मैंने ए पॉइंट ही लिख दिया। अब लैम्डा टाइम्स यहां पर क्या लिखना होता है बताओ? डायरेक्शन रेशियो। तो कौन बताएगा इसका डायरेक्शन रेशियो क्या लिखेंगे? वेक्टर फॉर्मेट में आप लिखोगे x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, और क्या लिखोगे? z2 माइनस z1 k कैप। अब ये जो है, अगर मैं सिंबॉलिक नोटेशंस का यूज करूं तो ये जो आपने आंसर बताया किस वेक्टर के इक्वल होगा? b वेक्टर माइनस a वेक्टर के। तो अगर मैं यहां पर b वेक्टर माइनस a वेक्टर लिख दूं, क्या आंसर बन जाएगी बात? ठीक है, अच्छा ठीक है, ये कर लोगे याद? तो ये करना है याद कि अगर 2 पॉइंट है, बी वेक्टर इस बार डायरेक्शन रेशियो नहीं है, बी वेक्टर लाइन के ऊपर एक पॉइंट है, तो आपने कहा कि इसको अगर लिखना है तो ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर लिख दिया। सेकंड चीज आप मुझे बताओ क्या लिखने वाले हो? तो अब आपको ये तो वेक्टर इक्वेशन होगी, आपको कार्टेशियन इक्वेशन में न्यूमरेटर में एक्स में से क्या माइनस करना होता था? जो लाइन के ऊपर कोऑर्डिनेट है, दोनों कोऑर्डिनेट लाइन के ऊपर है, किसी को भी लिख सकते हैं, बट आप किसको लिखोगे? लेट अस टेक सेकंड वाले को, है ना, सेकंड वाले को लिखते हैं। तो आप क्या लिखोगे? x माइनस x1 अपॉन, तो आप कितना लिखोगे बताओ? यहां पर क्या लिखते थे डायरेक्शन रेशियो डिनोमिनेटर में? तो x2 माइनस x1 लिखोगे, और फिर कितना लिखोगे बताओ? y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, और फिर क्या लिखोगे बताओ? z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो इस तरीके से हमने वेक्टर फॉर्म भी लिख दी और मैंने क्या लिख दिया? कार्टेशियन फॉर्म भी लिख दी। वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म दोनों हमने लिख दी है। फटाफट से आप इसको नोट डाउन करो और फिर हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पर मूव करेंगे, ठीक है। तुम्हें अभिषेक कल का टाइम दिया, ठीक है, 4:30 से 5:30 है। किसकी? अच्छा, किस टाइम पर है? 4:30 है ना। ऐसा करना 4:30, और सुबह भी तुम लोगों की क्लास है। लेट आ सकते हो मतलब 5:30 के बाद, है ना। 5:30 से 6:30, 5:30 से 7 बजे तक मैं अवेलेबल रहूँगा, 5:30 से 7 बजे, ठीक है।
ऐसा करना, वेक्टर्स में कौन से डाउट्स हैं वैसे देखा जाए, है ना, कुछ क्या करना, सिंगेज से पहले ही मेरे को भेज देना, वो मैं कल की सेकंड क्लास में भी कराऊंगा, और फिर आधे जो बचे होंगे वो शाम के टाइम कर लेंगे, ताकि ज़्यादा देर ना बैठना पड़े यहाँ, नहीं तो तुम्हें तो सीधे बहुत देर बैठना पड़ेगा ना, फिर थोड़े भेज देना ताकि मैं उसको कल भी करा दूँ और कुछ उसमें करा दूँ। ठीक है, तो सेकंड क्लास जो लास्ट क्लास है मेरी, उसमें हम क्या करेंगे, वेक्टर्स के PYQ कर लेंगे, और 5 दिनों तक अच्छे से कर लो इस टॉपिक को। इस पे इंपॉर्टेंस क्यों दिया जा रहा है, आप याद करने की कोशिश करो। वेक्टर्स को स्टार्ट करे हुए मुझे पता नहीं कितना टाइम हो गया है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया मेरे हिसाब से। तब पेपर स्टार्ट 1 सितंबर मान लेते हैं, 1 सितंबर स्टार्ट किया था शायद, तो 7 तारीख तक मैंने वेक्टर्स ही कराया। फिर उसके बाद जब आप छुट्टी पर गए, छुट्टी के बाद भी 3 क्लासेस लगी थी, उसमें भी वेक्टर्स कराया। अभी संडे तक भी वेक्टर, संडे भी खत्म हो चुका है, मंडे ट्यूसडे भी वेक्टर ही चल रहा है, वेक्टर इन 3D। वो इसीलिए कराया जा रहा है क्योंकि इसका क्वेश्चन आता है आसान, मतलब लास्ट ईयर अगर छोड़ दिया जाए, उसके अलावा इस साल वाला अगर छोड़ दिया जाए, हमेशा ही आसान आ रहा है। तो चांसेस ये होते हैं कि अगर आप इसको सीख के जाओगे, 90% चांसेस मैं कह सकता हूँ कि हो ही जाएगा, सेम सा आ जाता है। और इस बार कभी इम्पॉसिबल नहीं था, कैलकुलेशन अगर बड़ी ना की जाए, कॉन्सेप्चुअल थोड़ी मुश्किल है, वो कैलकुलेशन बड़ी थी, बस ये फ़र्क था। ठीक है, तो ये नहीं कह सकते यार कि जैसा इस बार का पेपर आया वही अगली बार आएगा, ऐसा नहीं कह सकते हम। तो हमें प्रिपरेशन उस तरीके की रखनी होगी जो ट्रेंड चला आ रहा है पुराना, तो उस तरीके से हमें चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मेट करके अब हम मूव करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, ऊपर वाला लिख दिया सबने, पहला वाला लिख दिया सबने, है ना। तो अच्छा लिखना यार साथ साथ में, फिर मैं क्वेश्चंस 12 तक तो होंगे आराम से इसमें क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन तभी हो पाएंगे जब हम साथ साथ में लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लिख दो, इसके बाद ठीक है, तो कर लें, अब क्वेश्चन स्टार्ट करें। ठीक है, ये हटा रहा हूं मैं। अब स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। तो सब ने अब बोर्ड पर देखना है, बिल्कुल ध्यान से देखोगे, ये बेसिक्स हैं 3D के। अगर आप PYQ उठाओगे, ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्शन रेशियो पे एक क्वेश्चन आ गया, ऐसा नहीं होता, वो यूज हो रहे होते हैं कॉन्सेप्ट उसमें बीच में। तो इसीलिए क्या हमें पता होना चाहिए, डेफिनेशन तो एटलीस्ट, सुनो इधर, डेफिनेशन तो एटलीस्ट पता होनी चाहिए मैं सब चीजों की। बताओ क्या लिखा हुआ है, रीड करो इसको। द कार्टेशियन इक्वेशन, देख लो इधर, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, ये कार्टेशियन है। तो आप मुझे बताओ यहां जो लिखा रहता है वो क्या लिखा रहता है, पॉइंट ऑन द लाइन, समझ पा रहे हो मेरी बात को। और ये जो लिखा रहता है ये क्या लिखा रहता है, ये लिखा रहता है डायरेक्शन रेशियो। तो वेक्टर इक्वेशन चाहिए क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप मुझे बताओ पॉइंट ऑन द लाइन कौन बताएगा, नहीं, कंपेयर करना आना चाहिए आपको, कंपेयर करो पहले। यहां ऑलरेडी माइनस है, तो ऑलरेडी माइनस होने की वजह से क्या है, कंपैरिजन में 3 आएगा, फिर कितना आएगा -1 और फिर 3। तो पॉइंट ऑन द लाइन पता चल गया। डिवीजन में, अच्छा ये देखो ध्यान से देखना, कार्टेशियन फॉर्म में ना कभी कभार x - 3 की जगह 3 - x लिख देगा, तो आपको पहले उसे स्टैंडर्ड में लिखना होगा, तभी कंपेयर कर सकते हैं। देखो मैं अगर इसको इससे कंपेयर कर रहा हूँ, इसके जैसा दिखना भी तो चाहिए ना यार, तभी तो कंपैरिजन होता है। तो मान लो यहाँ अगर 3 - x लिखा होता, तो पहले आप माइनस कॉमन लेते, x - 3 बनता, वो जो कॉमन वाला माइनस है आप उसे नीचे लिख देते। तो जब आप उसको नीचे लिखोगे तो कितना आएगा dr, उस टाइम पर -2 आएगा dr +2 की जगह। तो अभी फिलहाल कितना है dr, अभी तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, कितना है डायरेक्शन रेशियो, अभी कितना है प्लस ना, हाँ मतलब वेक्टर बता रहे हो है ना। तो वैसे वेक्टर जब आप बताओगे तो कितना लिखोगे, 2i कैप -2j कैप और कितना लिखोगे 5k कैप। तो आप मुझे बताओ वेक्टर फॉर्म क्या थी किसी लाइन की, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। तो r की जगह कुछ नहीं रखते, जिस तरीके से इक्वेशन में x और y की जगह कुछ नहीं रखते,
उसी तरीके से आर की जगह कुछ नहीं रखा जाता, आर इज योर वेरिएबल पॉइंट। अब आप बताओ ए वेक्टर की जगह क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे 3i कैप माइनस जे कैप और कितना लिखोगे 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, कितना लिखोगे इसकी जगह 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप। क्या इतना लिख सकते हैं? करेक्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में रीड करते हैं क्या लिखा है, देखो बोर्ड पर, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज दिस। ये कार्टेशियन है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है? बोलो नहीं है ना, तो बनानी पड़ेगी। फिर कह रहा है डायरेक्शन रेशियो ढूंढो, ऑल्सो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन। तो आपको पहले x चाहिए अकेला, वहां पर है ना, x होना चाहिए। तो क्या कॉमन लोगे आप? 6 कॉमन ले लो, तो x माइनस कितना लिखूं यहाँ पर 1/3 लिख दें, बताओ ठीक है। अच्छा सेकंड वाले में से क्या कॉमन ले लें? 3y प्लस 1/3 लिख दें। और लास्ट वाले में से क्या कॉमन ले लें? 2, तो z माइनस 1 लिख दें। अब इसमें डिनोमिनेटर में भी चीज़ें होती है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 6 को अगर आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो क्या लिखोगे आप? 1/6 लिख सकते हैं ऐसा। फिर यहाँ हाँ, अब बताना अगली बार में क्या करोगे? y प्लस 1/3 डिवीजन विद 1/3 और क्या लिखोगे? z माइनस 1/2। क्या ये सही लिखा है? देखो बोर्ड पर 1/2 नहीं है, 1/2 आएगा। अब बताओ मुझे फाइनली कि डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं? a की वैल्यू 1/6, b की वैल्यू 1/3, c की वैल्यू 1/2। डायरेक्शन रेशियो ढूंढने, वेक्टर इक्वेशन लिखनी है, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर। तो बताओ कितना लिखेंगे? 1/3 i कैप। ये जो न्यूमरेटर में है यही a वेक्टर है, प्रोवाइडेड कि आप एग्जैक्ट उसको ढूंढो कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड। तो मुझे बताओ, पहला तो डायरेक्ट कंपेयर, दूसरे वाले में माइनस 1/3 लिखना पड़ेगा और लास्ट वाले में प्लस k कैप। समझ पा रहे हो? तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑन द लाइन आपको ढूंढना है, उसके बाद उसमें i j k लिखना है। फिर उसके बाद क्या करोगे? लैम्डा टाइम्स लिखोगे और क्या लिखोगे बताओ? 1/6 i कैप, 1/3 j कैप, 1/2 k कैप। क्या ऐसा लिखना ठीक रहेगा? करेक्ट है, कर सकते हैं ऐसा। तो मतलब क्या करना है, जब आप किसी भी लाइन की अगर आपको क्या चाहिए, किसी भी लाइन की अगर आपको वेक्टर इक्वेशन चाहिए, तो वेक्टर इक्वेशन निकालते समय क्या करना है? सिंपल सा काम है, एक पॉइंट ढूंढ लो और बी वेक्टर ढूंढ लो जो डायरेक्शन रेशियो का वेक्टर है। सिर्फ इतना करते ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो देखो जरा इसको, इसमें लिखा हुआ है, तो देखो क्या लिखा है, रीड करते हैं। तो देखो इधर, अ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर दिस दिस एंड दिस। तो लाइन क्या है? पोजीशन वेक्टर दे दिया पॉइंट का, इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। तो ये क्या है आपके लिए बताओ? ये डायरेक्शन है ना, तो मतलब क्या है? ये DRs हैं, ये डायरेक्शन रेशियोज हैं ये। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म। अब सुनना मेरी बात को सब लोग, देखो इधर सबने बोर्ड पर देखना है, देखेंगे सब लोग। मैं कार्टेशियन इक्वेशन लिख रहा हूं, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है? ए वेक्टर चाहिए होता है, पॉइंट ऑन द लाइन। फिर क्या चाहिए होता है बताओ? लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। बी वेक्टर में क्या लिखेंगे? जो डायरेक्शन रेशियो का वेक्टर है। अच्छा, अब अगर मैं इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ये लिख दूं, देखना सब लोग बोर्ड पर एक बार, तो ये आप लोग करेक्ट कहोगे, लैम्डा टाइम्स। अब मान लो किसी बुक में या किसी सॉल्यूशन में किसी ने ये लिख दिया, ध्यान से सुनना, 6i कैप 8j कैप माइनस 10k कैप। क्या ये गलत है? ये भी सही है। तो मैंने आपको कल क्या सिखाया था? डायरेक्शन रेशियोज एक ही लाइन के इन्फाइनाइटली मैनी होते हैं, बस फर्क क्या होता है? कांस्टेंट रेशियो का। अगर आप इसका रेशियो इसके साथ लेते हो तो कितना आंसर आएगा? 6/3 इज 2, 6/3 इज 2 और 8/4 इज 2 और -10/-5 इज कितना? 2। तो अगर कोई बुक ये लिखे उसमें कोई गलती नहीं है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो ये क्या है? वेक्टर इक्वेशन। या तो ये लिख दो, कुछ भी लिख सकते हैं, बस मल्टीपल होना चाहिए।
पॉइंट में आप चेंजेस नहीं कर सकते, पॉइंट तो एज इट इज लिखना पड़ेगा मेरे को, लेकिन इसमें चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ आप 3i कैप लिख लो, 4j कैप लिख लो, -5k कैप लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्शन रेशियोज आर मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर। जितने भी किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियो लिखे हुए हैं उनमें x2/x1, y2/y1, z2/z1 करेंगे तो रेशियो सेम आएगा। तो ये तो हमने लिख दी कौन सी इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन। कार्टेशियन फॉर्म में क्या लिखते हैं बताओ, तो ये पहला काम खत्म हो गया। कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं x - a1, तो कितना लिखोगे 2, y + 3 और क्या लिखोगे z - 4। डिवीजन में कितना लिखोगे बताओ 3, 4 एंड -5। क्या इतना लिखना ठीक रहेगा 3, 4 -5। तो बस ये देखो आसान है बिल्कुल। आज के लेक्चर में वैसे भी जो लाइंस की प्रॉब्लम है, आज के लेक्चर में वैसे भी कोई खास मुश्किल प्रॉब्लम्स है नहीं, इजी सी हैं। अगला वाला क्वेश्चन इसके बाद हम देखेंगे, आप इसको लिखोगे और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। बोलो आर वेक्टर, इस वाले कौन से में, इससे ऊपर ये वाला ना, मतलब जैसे ये क्या है पॉइंट दिया हुआ है ऊपर वाला, आर वेक्टर मतलब ये वाला, ठीक है। देखो सबसे पहले ये उसने कार्टेशियन इक्वेशन आपको दी हुई थी। अगर क्वेश्चन ने ये आपको कार्टेशियन इक्वेशन दी है, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं, तो आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी पड़ेगी। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है x - a1/b1, ये थी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो उसके लिए आपको पहले क्या करना होगा, पहले आपको 6 कॉमन लेना होगा क्योंकि x अकेला होना चाहिए। अब 3 कॉमन लेना होगा तो क्या होना चाहिए अकेला, y अकेला होना चाहिए, z 2 कॉमन लेना होगा। अब ये जो 6 है ना, इसको यहाँ डिवीजन में लिख दिया, देखो इस तरीके से लिख सकते हैं, बताओ उसका फ़ायदा क्या है, ये ऐसा दिखाई देना चाहिए x - a1/b1, y - a2/b2, z - a3/b3, ऐसा होना चाहिए लिखा हुआ। अब आपको पॉइंट मिल गया, तो पॉइंट कितना है 1/3 -1/3 एंड 1, तो इसीलिए 1/3 i कैप -1/3 j कैप + 1 k कैप, लैम्डा टाइम्स यहाँ डायरेक्शन रेशियो लिख लेते हैं, समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ठीक है, अगला रीड करूंगा अब, तो देखना जरा सब लोग बोर्ड पर। देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू। वेक्टर इक्वेशन आपको लाइन की लिखनी है जो कि इससे पास कर रही है, ये 2 पॉइंट हैं। तो ये कौन सा वाला फॉर्मेट आ गया, अब सेकंड नंबर का। जब आपको पॉइंट्स 2 लाइन के ऊपर दे दिए तो दैट मीन्स डायरेक्शन रेशियो नहीं दिए। डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, किसी को भी फाइनल मान लो, किसी को भी इनिशियल मान लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको पहले ही बताया है, किसी का आंसर अगर ये आ रहा है दैट इज ऑल्सो करेक्ट, किसी का आंसर -3i कैप -4j कैप + 5k कैप लिखा है दैट इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि ये सारे DRs हैं, वो वाला भी DR है, ये भी DR है, ये भी DR है, ये भी DR है, तीनों की तीनों ये DRs हैं। तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डायरेक्शन रेशियोज आर नॉट यूनिक, वो जो होते हैं एक दूसरे के कांस्टेंट मल्टीपल्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आप मुझे बताओ फॉर्मूला क्या था, आर वेक्टर इज इक्वल टू, बोलो ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, जहां पर ए और बी क्या है, दोनों लाइन के ऊपर पॉइंट्स है, इसमें डायरेक्शन रेशियो नहीं है। तो अब आप बताओ ए वेक्टर कितना आएगा 3i कैप 4j कैप, फिर क्या लिखोगे -7k कैप, लैम्डा टाइम्स b माइनस ए। तो जब आप b माइनस ए करोगे तो कितना आंसर आएगा -2i कैप, फिर बोलो -5j कैप, फिर बताओ 13k कैप लिखना सही रहेगा, ठीक है, बस ये लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, अब आपको कार्टेशियन फॉर्म भी लिखनी है। तो x - 3 y - 4 z कितना लिखूं +7 आएगा, ठीक है, ये फर्क है इसमें क्योंकि वहां पर ऑलरेडी माइनस था। अब आप बताओ डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे -2 -5 एंड 13। तो बस ये कार्टेशियन इक्वेशन आ गई और ये वेक्टर इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब अगला वाला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो रीड करो एक बार, सबने बोर्ड पर देखना है और इसको रीड करने की कोशिश करनी है क्या लिखा हुआ है। तो देखो
फाइंड कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। एक लाइन है जिसकी कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन चाहिए, विच पासेस, तो पॉइंट ऑन द लाइन तो उसने लिख के दे दिया कि जिस लाइन के बारे में बात हो रही है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है लाइन, वो ये वाले पॉइंट से पास कर रही है, बट उसने पैरेलल टू अ वेक्टर नहीं दिया, उसने किसी दूसरे लाइन के पैरेलल दे दिया। तो आप मुझे ये बताओ कि जैसे ये रिक्वायर्ड लाइन थी लेटस से, ये बोलो नहीं, ये वाली लाइन रिक्वायर्ड है, लेटस से ये वाली लाइन रिक्वायर्ड है, अब उसने इसके पैरेलल जो वेक्टर है वो नहीं दिया, दूसरी लाइन दे दी जो इसके ही पैरेलल है। तो आप बताओ दोनों के जो डीआरस होंगे क्या वो सेम होंगे? है ना? पैरेलल, कौन बोल रहा है? कुछ बोलना नहीं है। पैरेलल लाइन के बीच में डायरेक्शन रेशियो हमेशा कांस्टेंट चलता है, ऑलवेज। तो इसीलिए मैं क्या कह रहा हूं कि ये लाइन भले ही रिक्वायर्ड है, इसकी देखो, जैसे डायरेक्शन रेशियो का मतलब होता है एक ऐसा वेक्टर जो कि पैरेलल हो उस लाइन के। अगर इस लाइन के पैरेलल ये वाला वेक्टर है, तो ये वाला वेक्टर तो इस लाइन के भी पैरेलल हुआ ना, तो वो जो वेक्टर है वो दोनों लाइन के पैरेलल है। तो मैं कैसे इसको डील कर सकता हूं? मैं इसको ऐसे डील करूंगा, देखो मुझे ये बताओ, डायरेक्शन रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, गिवन लाइन नहीं, रिक्वायर्ड लाइन, तो कौन बताएगा मुझे आंसर? तो आप लिखोगे, नहीं आई कैप नहीं, डायरेक्शन रेशियो अगर मांग रहा हूं, वेक्टर नहीं मांग रहा हूं, तो ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 6। तो ए बी सी आपको मिल गए। अब बस कुछ नहीं करना, आपको इसकी इक्वेशन लिखनी है। तो पहले हम लोग वेक्टर इक्वेशन लिखते हैं। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना आएगा? ए वेक्टर में बताओ कितना लिखोगे आप? -2i कैप 4j कैप -5k कैप और प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। तो बी वेक्टर की जगह कितना लिखोगे? 3i कैप 5j कैप 6k कैप। क्या ऐसा लिख सकते हैं? और वो कितना लिखोगे फिर यहाँ पर कार्टेशियन इक्वेशन? तो आप लिखोगे x + 2 y - 4 z + 5 और डिनोमिनेटर में कितना लिखोगे? 3 5 6। तो कर सकते हैं ऐसा? ठीक है, मैं बस दूसरा क्वेश्चन ला रहा हूँ वहाँ पर, आप लोग इसको लिखो। और ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो जल्दी से इसको लिखो आप लोग और अगला क्वेश्चन ट्राई करोगे। ए वेक्टर जो यूज कर रहे हैं वो नॉर्मल का मतलब क्या है? नहीं, पोजीशन होना जरूरी है ना। ए वेक्टर तो पोजीशन वेक्टर ही है। ये जो वेक्टर यहाँ पर लिखा जाता है ये कोऑर्डिनेट होना चाहिए उस पॉइंट का जो लाइन के ऊपर है। तो ये तो हमेशा पोजीशन वेक्टर होना चाहिए। ये पोजीशन वेक्टर नहीं होता, ये क्या होता है? पैरेलल वेक्टर होता है, जो उस लाइन के पैरेलल है ऑलवेज। यहाँ पर ऐसा कोई वेक्टर यूज नहीं कर सकते जो लाइन के ऊपर पैरेलल है। जैसे ये वेक्टर है, मान लो ये किसी ने दे दिया, तो ये वेक्टर ए नहीं बन सकता, ये डायरेक्शन रेशियो बन सकता है। बट ये वाला वेक्टर लाइन के ऊपर जो वेक्टर होता है वो डायरेक्शन रेशियो बन सकता है, पॉइंट नहीं बन सकता। पॉइंट होना जरूरी है उसको कि लाइन के ऊपर एक पॉइंट है वो। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन तो कौन बताएगा? इसमें लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू दिस पॉइंट। ए वेक्टर गिवन है, फिर कह रहा है एंड हैज इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस। देखो इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब है कि जहां पर वो इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब ये होगा, एक्सिस लिख रहा है ये, है ना। तो एक ऐसी लाइन जो यार तीनों को तो कट कर ही नहीं सकती लाइन। इक्वल इंटरसेप्ट प्लेन कर सकता है। इक्वल इंटरसेप्ट मेरे को क्यों लिख रहा है ये? प्लेन तो है ही नहीं ना, प्लेन कहाँ लिखा है? हाँ, प्लेन इक्वल इंटरसेप्ट कट कर सकता है तीनों एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस पर। अगर इक्वल एंगल लिखता तो एक बारी को बात थी। इक्वल एंगल का मतलब ये होता है कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा तीनों इक्वल है। इक्वल इंटरसेप्ट्स, ये वर्ड वैसे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो हो रहा है। मतलब देखो मेरे अकॉर्डिंग ये ऐसा कहना चाह रहा है कि इंटरसेप्ट का मतलब होता है ऑन एक्सिस। ऑन एक्सिस तो गलत लिख दिया उसने। ठीक है, ये लिख दिया सबने? बताओ, ये लिख दिया सबने?
ठीक है, तो एक बार मैं चेक करता हूँ इसको, रुक जाओ 2 मिनट, इसको छोड़ देते हैं, ये क्वेश्चन नहीं करते हैं, अभी दूसरे पर आते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन लाइंस, इसको साइन, ये वाला भी चलो, इसको वैसे कर तो सकते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन ये वाला क्वेश्चन कल के लेक्चर का है मेरे को लग रहा, कर लेते हैं इसको भी ना। एक बार देखो जरा बोर्ड पर, सबने बोर्ड पर देखना है, करें स्टार्ट। तो अब ध्यान से सुनना क्या लिखा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन कल के लेक्चर का बचा हुआ है, शायद वही है ये, आज नहीं था ये, आज के उसमें नहीं था, बट ठीक है करेंगे हम इसको। रीड करो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, बोलो नहीं, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय दिस, मतलब दो लाइंस के बीच में एंगल बताना है और जिसके डायरेक्शन रेशियो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखो इस बात का मतलब क्या है, देखो ये बताओ वेरिएबल कितने हैं टोटल, तो टोटल वेरिएबल 3 है, तो 3 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है, 3 इक्वेशन होती तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन आता एल और एम और एन का, यहां से क्या होगा एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं आएगा, यहां से ऐसा मान लो आप वैसे आएंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, बट वो क्या होंगे मल्टीपल्स होंगे एक दूसरे के। जैसे मैं कैसे इस क्वेश्चन को करूंगा, देखो जैसे मेरे पास एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, मैं इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल निकालने के लिए क्या कॉन्सेप्ट यूज करता हूं कि इन दोनों लाइंस के बीच में मुझे क्या निकाल देना चाहिए, इन दोनों लाइंस के बीच में मुझे डायरेक्शन रेशियोज जो हैं, उन डायरेक्शन रेशियो वाले जो वेक्टर है उनके बीच में एंगल निकाल लेना चाहिए। ये वाला जो एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो सब लोग बात को। तो मैं डायरेक्शन रेशियो के बीच में एंगल निकाल दूंगा तो काम हो जाएगा, लेकिन उसके लिए डायरेक्शन रेशियो ढूंढने होंगे। तो ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं कि एल एम और एन चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट नहीं आएंगे, मैं अगेन कह रहा हूं, क्योंकि तीन वेरिएबल है और 3 लास्ट में इधर बैठ जाओ भाई, क्या नाम है, शौर्य, इधर बैठो, पढ़ाई लिखाई तुम इधर बैठो, उठो, कब उठोगे तुम, उधर बैठो उस तरफ, उधर, हाँ उस रो में, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, तो मैं क्या कह रहा हूं यहां पर L प्लस एम प्लस एन, देखो यार बड़ी क्लास है, क्यों परेशान कर रहे हो मेरे को, L प्लस एम प्लस एन 0 दे रखा है और 2L स्क्वायर प्लस 2M स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर 0 दे रखा है, तो 2 ही इक्वेशन है। तो ऐसी सिचुएशन में ना इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं, एक नहीं आता। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में से L M और N एक्चुअली प्रोपोर्शनल होंगे कुछ, इस वजह से डायरेक्शन रेशियो निकल पाएंगे। तो अभी एक बार देखते हैं ट्राई करके, एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता है कि होगा क्या, तो एक बार देखते हैं तरीका क्या हमने यूज किया। तरीका ऐसा यूज करते हैं कि यहां पर देखो लिखा हुआ है L प्लस एम प्लस एन इज इक्वल टू 0, और दूसरी चीज क्या लिखी हुई है बताओ, दूसरी चीज ये लिखी है 2L स्क्वायर प्लस 2M स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, एक काम करते हैं, इस एन स्क्वायर को राइट हैंड साइड भेजते हैं, और राइट हैंड साइड भेजने का पॉइंट ये है कि ऊपर से फिर हम n की वैल्यू रखकर होल स्क्वायर बोथ साइड कर देंगे, तो शायद कोई इक्वेशन बने। तो चेक करते हैं, स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे, फिर हम ध्यान से सुनते रहना। मुझे बताओ 2L स्क्वायर प्लस 2M स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर आएगा, ठीक लिखा है। अब आप बताओ मुझे 2L स्क्वायर प्लस 2M स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, n का स्क्वायर करना है, n की वैल्यू ऊपर से बताना कितना आएगा, बताओ माइनस एल माइनस एम का होल स्क्वायर, ठीक लिखा है। अब इस होल स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं। अगर आप इस होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, एल स्क्वायर आएगा, एम स्क्वायर आएगा, फिर कितना आएगा इसके अलावा 2LM आएगा। तो मेरे पास यहां से आंसर कितना बनेगा बताओ, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और माइनस में LM, ये आएगा क्या कि 2LM आएगा, 2LM इज इक्वल टू 0। तो L माइनस एम का होल स्क्वायर कितना आ गया बताओ, यहां से L माइनस एम का होल स्क्वायर 0 लिख दें क्या, सही लिखा है ये। तो L और M के बीच में क्या रिलेशन आ गया कि वो दोनों के दोनों इक्वल है। अब ऐसा करते हैं, L और M सिंबल यूज नहीं करते, ऐसा करते हैं L और M तो इक्वल है, लेट अस से दीज टू वैल्यूज आर इक्वल टू सम कांस्टेंट, उसको K मान लेते हैं थोड़ी देर, दोनों की जगह K लिखेंगे। अब से हम उस K को उठा के पहली इक्वेशन में अगर हम रख देंगे, तो पहली इक्वेशन में रखने पर K की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, K मतलब नहीं N की वैल्यू चाह रहा हूं मैं, पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन। तो ध्यान से सुनना, पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास
L और M की जगह K लिखना है तो N की वैल्यू हो जाएगी -2K। क्या इतना सही रहेगा? ठीक है, इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड मान लेते हैं। अब N भी K की टर्म्स में आ गया, तो अगर मैं L, M और N की बात करूं तो L, M और N क्या होंगे बताओ जरा देख के। तो आप लिखोगे K, फिर क्या लिखोगे बगल में K, फिर क्या लिखोगे 2K, माइनस आएगा, -2K आएगा। K कॉमन ले लो तो K कॉमन लेने पर 1 1 -2 आ गया, है ना? ठीक है, लेकिन यार यहाँ से तो एक ही डायरेक्शन कोसाइन रेशियो आया। जैसे आप इस चीज़ को ऐसे समझ के चलो, मेरा क्या कहना है, देखो हमें डायरेक्शन रेशियो का एक वेक्टर चाहिए। वो वेक्टर यहाँ से ये वाला आ चुका है, वो वेक्टर यहाँ से ये वाला आ चुका है। ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन रेशियो है, हो सकता है वो ये वाला हो सकता है वो ये वाला हो, ऐसा मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। अब हमें एक और वेक्टर चाहिए। एक और वेक्टर का क्यों ज़रूरत है? क्योंकि देखो मैं आपसे पहले ही कह चुका था 3 वेरिएबल्स 2 कंडीशंस इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। तो एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन इस टाइप का आया, अगर आप K की जगह कुछ भी रख लो, जैसे K की जगह किसी ने 100 रखा, K की जगह 100 रख दोगे तो भी आंसर आएगा L और M का कुछ। K की जगह 200 रख दोगे तो भी आंसर आएगा। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस तो ये हैं, लेकिन क्या इसके अलावा L और M तो हमेशा ही इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू दिस। 0 डिग्री आना चाहिए शायद यार इसका आंसर। किसके पास भी वो वाली बुक है सिंगल, कुछ तुम्हारे पास है? 0 आएगा क्या? दोनों तो सेम आ गए थे। L², हाँ एक वो वाली कंडीशन भी है ना? तो अगर L² + M², क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन नहीं है, डायरेक्शन कोसाइन है ना ये, तो एक और कंडीशन है वैसे हम पे। कौन सी कंडीशन है बताओ? L² + M² डायरेक्शन कोसाइन होने की वजह से एक और कंडीशन है L² + M² + N² = 1। ठीक लिखा है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये K कॉमन लेने का कोई मतलब नहीं है अभी फिलहाल। अभी हमने यहाँ तक तो कर लिया, सबको यहाँ तक समझ आ गया। K की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। अब वो सही कह रहा है कि अब K की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। अगर आप इन वैल्यूज़ को इधर ध्रुव क्यों बोल रहे हो, अगर मैं इन वैल्यूज़ को उठाकर थर्ड इक्वेशन में रख दूं, अगर थर्ड इक्वेशन में रख दिया तो हो जाएगा क्या सॉल्व? ठीक है, तो इन वैल्यूज़ को उठाकर थर्ड में रखेंगे तो पुटिंग इन थर्ड, अगर मैंने थर्ड में रखा तो बताओ क्या होगा? K² + K² + 4K² = कितना आएगा? 1। तो 6 आ जाएगी यहाँ से वैल्यू, है ना? तो K की वैल्यू कितनी लिखें? एक बार 1/√6 और दूसरी वैल्यू -1/√6। अब जब आपने ये लिखा K की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, एक 1/√6 है, एक -1/√6 है, तो आप मुझे बताओ मेरे हिसाब से L, M, N की पहली वैल्यू कितनी आएगी? पहली वाली, जब आप K की वैल्यू 1/√6 लिखेंगे, 1/√6 वैसे यार यहीं से मेरे को तो ये लग रहा है कि यहीं से वो चीज़ क्लियर है कि एंगल 0 आने वाला है। और दूसरा LMN कितना आएगा बताओ? LMN दूसरा वाला तो कितना आएगा बताओ? -1/√6 -1/√6 और लास्ट कितना आएगा? 2/√6। अब एक बार चेक करो फॉर्मूले, हमने जब cos थीटा का फॉर्मूला कल लिखा है, कल वाली नोटबुक ओपन करो, उसमें एक फॉर्मूला ऐसा लिखाया था ना तुम्हें, A1 B1 A2 B2 A3 B3 अपॉन कितना लिखा था? √A1² B1², मतलब जो भी है। देखो आप फॉर्मूला 2 है ना, एक डायरेक्शन कोसाइन के लिए फॉर्मूला है और एक डायरेक्शन रेशियो के लिए फॉर्मूला है। तो डायरेक्शन रेशियो वाले में क्या अपॉन में कुछ लिखा है? नहीं, देखो डायरेक्शन कोसाइन वाले में जिसमें LMN है, अपॉन में कुछ नहीं लिखा। उसमें क्या कहा गया है? देखो अगर आपको एंगल चाहिए, जैसे इसको मान लो L1 M1 N1, L1 M1 L2 M2 N2, अगर आप cos थीटा की वैल्यू लिखते हो तो कितना लिखा है फॉर्मूला? बोलो L1 L2 + M1 M2 + N1 N2। एक्यूट निकाल रहे थे इसलिए मॉड लगाया। करना जरा इनका डॉट प्रोडक्ट, आंसर क्या 0 आएगा? 1/√6 इंटू -1/√6, तो -1/6। फिर कितना आएगा अगला? अगला भी -1/√6 और अगला कितना आएगा? -4। 0 नहीं आ रहा है ना? 0 नहीं आ रहा है क्योंकि केक, हाँ 6 आएगा, सॉरी 0 नहीं आ रहा ना, 0 तो 0 नहीं आ रहा है, तो 1/6 1/6। अच्छा एंगल लेकिन 0 आ गया ना, देखो
क्योंकि 6/6 तो 1 होता है। कॉस थीटा 1 कब होता है? जब थीटा 0 हो, है ना। जब थीटा 0 हो तो जाके कॉस थीटा 1 होता है। तो एंगल 0 आने का मतलब क्या है? लाइंस बेसिकली क्या है? दोनों के दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रही है लाइंस, ये क्या है? पैरेलल है। तो मैं शुरुआत में ही क्यों ऐसा कह पा रहा था? जैसे वैसे तो उसने कहा कुनिक ने कि भाई ये वाली इक्वेशन से एग्जैक्ट आंसर आ सकता है, वो करेक्ट है, एग्जैक्ट आंसर आएगा। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट नहीं भी निकालते, स्टिल मैं क्यों कह पा रहा हूं कि आपके पास जो लाइंस है वो पैरेलल है? वो इसलिए है क्योंकि इससे देखो, जैसे एल, एम और एन जो है वो 1 1 -2 के कांस्टेंट मल्टीपल में है। 1 1 -2 के अगर डायरेक्शन कोसाइन कांस्टेंट मल्टीपल में है, इस बात का मतलब है इस वेक्टर के जो डायरेक्शन कोसाइंस है और इस वेक्टर के जो डायरेक्शन कोसाइन है वो मल्टीपल है एक दूसरे के। और मल्टीपल होने की वजह से क्या हो रहा है कि वो दोनों लाइन पैरेलल ही होनी चाहिए। फिर समझ आ रही है आपको मेरी बात? तो मैंने क्या कहा, मैं रिपीट कर रहा हूं। फाइनल रिपीटेशन ये है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन ने ये कहा एल, एम एंड एन, दीज आर द 3 डायरेक्शन कोसाइंस, और उसके ऊपर 2 कंडीशंस दे दी। 2 कंडीशंस देने से ऐसा हुआ कि उनसे जो 2 सॉल्यूशंस आएंगे वो 2 अलग अलग लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। तो अलग अलग लाइंस के डायरेक्शन कोसाइन हमने कैसे निकाले? 3 कंडीशन थी, सॉल्व वगैरह किया, उससे एग्जैक्ट आंसर आ गया। एग्जैक्ट एक डायरेक्शन कोसाइन ये, एक वो। 2 डायरेक्शन कोसाइन अगर गिवन हो 2 लाइंस के, तो एंगल निकालने का ये फॉर्मूला लिखाया था कल। तो उस फॉर्मूले के बेसिस पर आंसर क्योंकि 1 आ गया, तो एंगल कितना रहा होगा फिर? 0। तो ये समझ आ रही सबको मेरी बात? ठीक है, ऑल राइट। एक बार आप लिखो इसको। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं अब नेक्स्ट में। आप लिखो इसको, बंद करना है। ठीक है, तो जो 4-5 दिन का ड्यूरेशन है, अगर हम वेक्टर और 3D को, जैसे किसी बच्चे ने हो सकता है वेक्टर्स की PYQ काफ़ी हद तक कर लिया हो, सजेशन ये है कि प्रोबेबिलिटी 11 की थोड़ी सी आप पढ़ लो, क्योंकि जैसे NCERT पढ़ लो चाहे तो आप सिर्फ, क्योंकि उससे थोड़ा सा एक रिवाइज हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी में क्या क्या था। क्योंकि 6 से हम प्रोबेबिलिटी करेंगे तो स्टार्ट। 3D के जो PYQ है वो डाउट क्लासेस में मैं कवर करूँगा। चलो तो करें आगे। ठीक है, अब बिल्कुल देखो यार, ईयर का एंडिंग है, पढ़ाई कर लो। मैं अगेन बार बार आपसे कह रहा हूँ, ये ईयर का एंडिंग है, पढ़ोगे सुनोगे कुछ तो जाके कुछ दिमाग चलेगा घर में जाके। ठीक है, ईयर के एंडिंग पर आने पर आपको रियलाइज़ होगा लास्ट क्लास मेरे हिसाब से, अगर ज़्यादा क्लासेस वीक में हो गई हैं तो लास्ट क्लास जो आपकी होने वाली है शायद वो 16, 17, 18 के आसपास होगी। फिर 16, 17, 18 में सिलेबस ख़त्म हो जाएगा शायद, और उसके बाद फिर रिवीजन बैचेस बन जाएंगे। रिवीजन बैच में एक वीक में बस 3 क्लास होगी, वो भी सिर्फ डिस्कशन क्लास, है ना। रिवाइज तो आपको खुद से ही करना है, उसको डिस्कशन होगा कि इन क्वेश्चंस को ऐसे कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को ऐसे। उसके बाद फॉर्मली कोई क्लास नहीं है। ठीक है, रूम अलॉट कर देंगे, 2 बैचेस बनेंगे तो 2 रूम्स अलॉट कर देंगे। उन 2 रूम्स में आप सुबह चाहे 8 बजे आ जाओ, रात के 8 बजे तक बैठ के पढ़ते रहो। वही देखो यार, करना पड़ेगा मेहनत, तो लास्ट ईयर आपका है ना, स्कूल एजुकेशन भी तो लास्ट है, अभी ये खत्म होने वाली स्कूल एजुकेशन, इसके बाद थोड़ी किसी को कोई फ़र्क पड़ता है। ठीक है, स्कूल एजुकेशन का लास्ट ईयर है ये। चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो तब तक लिख लो। इंटरसेप्ट वाला मैं तब तक एक बार देखता हूँ ये लोग क्या कह रहे हैं उसमें। वही है यार, इक्वली इंक्लाइंड है उसका वर्ड। वैसे इक्वल इंटरसेप्ट तो यार गलत वर्ड माना जाएगा। इंटरसेप्ट का मतलब होता है लाइंस को एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को कट करना। तो ये कट तो कर नहीं सकती, एक लाइन तीनों एक्सिस को नहीं कट कर सकती, प्लेन कर सकता है।
ठीक है, तो चलो अभी करते हैं इस वाले के बाद उस पर चले जाएंगे। तो ये लिख दिया ऊपर वाला सबने, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, तो देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड द पॉइंट वेयर लाइन जो है आपकी एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स प्लेन को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, देखो तीन प्लेन्स हैं, कोई लाइन इन तीनों प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि देखो मैं समझाता हूं। जैसे ऐसे समझ के चलो आप कि ये आपका कौन सा प्लेन है, लेट अस से ये वाला जो प्लेन है आपका, एक मिनट, लेट अस से ये वाला प्लेन को हम मान लेते हैं एक्स जेड प्लेन, इसको क्या माना, एक्स जेड प्लेन मान लिया। ठीक है, अब वाई वाई जेड प्लेन बनाते हैं, तो ये आपने इस तरीके से लाया, और ये वाला प्लेन जो है, इस प्लेन को अब आप क्या कहने वाले हो बताओ, वाई जेड प्लेन, और इसे वाई एक्सिस मान लो। और एक्स जेड प्लेन कौन सा होगा, ये वाला प्लेन जो फ्लोर है, इस फ्लोर को आप क्या कहोगे बताओ, एक्स जेड प्लेन। ये एक्स वाई प्लेन है, ये नहीं, ये एक्स जेड प्लेन है, और ये क्या है बताओ, ये एक्स वाई प्लेन है, और ये वाला प्लेन कौन सा है, वाई जेड प्लेन है। अब एक लाइन आ रही है, देखो जैसे एक मैं लाइन बनाने की कोशिश करता हूं, तो ध्यान से सुनना, देखेंगे सब लोग बोर्ड पर। एक लाइन इस तरीके से आई कि यहां पर उसने इंटरसेक्ट किया, ठीक है, ध्यान से सुनना, तो ये उसने यहां पर इंटरसेक्ट किया, और ठीक है, अब ध्यान से सुनना, तो वो लाइन आ रही थी, उसने वाई जेड प्लेन को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, उसके बाद वो जो है, एंगल चेंज करना पड़ेगा इसका ना, ठीक है, ऐसे करके थी ये लाइन, और तो देखते रहना, यहां पर हम समझ लेते हैं कि यहां पर फाइनल इंटरसेक्शन हुआ है। ठीक है, ये फाइनल इंटरसेक्शन हो गया। लाइन जो है इस तरीके से आ रही थी, एक्स वाई प्लेन वाई जेड प्लेन पर उसने यहाँ पर कट कर दिया, उसके बाद ये लाइन फर्दर इधर आई, उसने यहाँ पर एक्स वाई प्लेन को कट किया, उसके बाद जो है ये बीच वाला जो पोर्शन है, इसे बनाने का शायद मतलब नहीं है ना, इसे ऐसे रखते हैं। अब दिख रहा है ना कि लाइन वहाँ से आई, इसको कट किया, यहाँ पर आई, अब वो लाइन जो है इस तरीके से यहाँ पर से बाहर को निकल जाएगी। तो आपको लग रहा है कि एक्स जेड प्लेन कट हुआ, तो ऐसा नहीं कि एक्स जेड प्लेन बहुत ना सा है, एक्स जेड प्लेन तो नीचे की तरफ भी होगा ना, ये वाला जो प्लेन है ये तो ऐसा इनफाइनाइट प्लेन होते हैं ना, ये तो इनफाइनाइट होने की वजह से कभी ना कभी ऐसा होगा, क्योंकि उसकी एंगल इस तरीके से है कि उसने वाई जेड को सबसे पहले कट किया, एक्स वाई को कट किया, और उसके बाद किसको कट करके चले जाएगी वो, एक्स जेड को। तो तीनों प्लेन्स को ये कट कर रही है लाइन, इस तरीके से मैंने उसको बना दिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ध्यान से सुनना, करें लेक्चर क्वेश्चन को स्टार्ट। फाइंड द पॉइंट, ये पॉइंट ढूंढना है जब ये लाइन एक्स वाई को, वाई जेड को, जेड एक्स को, तीनों को कट करे। जहां पर ये एक्स वाई जेड को कट कर रही होगी, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कोई बता सकता है मुझे, 0। देखो इसमें पहले बताओ, वाई जेड नाम है, तो इसमें कौन कौन सी चीज 0 होगी, वाई एंड कौन कौन सी चीज 0 होगी, एक्स 0 होगा। वाई जेड प्लेन पर अगर ये है तो इसका ओनली एक्स 0 होगा, वाई और जेड कोऑर्डिनेट यहां पर आएंगे, तो यहां पर कुछ कोऑर्डिनेट है, बट वो क्या है ये तो नहीं पता, बट वो 0 है। तो सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं। आप मुझे बताओ, x - 1/2 लिखा हुआ है, देखो ये तीनों रेशियोज हैं। रेशियोज जब भी मैथ्स में हमने देखे हैं, तीन रेशियो अगर आपस में इक्वल हैं, तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इन रेशियोज को इज इक्वल टू में k लिख दूं, तो क्या यहां से एग्जैक्ट वैल्यू x की लिखी जा सकती है? तो बताओ कितना, 2k - 1 अपॉन कितना, 2k + 1 लिखूं क्या, और अपॉन में कुछ नहीं आएगा ना, ठीक है। तो हमने तीनों रेशियोज को k के इक्वल लिखा, फर्स्ट एंड थर्ड का कंपैरिजन किया, तो x की वैल्यू कितनी आई, 2k + 1, y की वैल्यू कितनी आई, -k - 2, और z की वैल्यू कितनी आई, k ओनली, करेक्ट है। अब आप मुझे बताओ, अगर मुझे yz के साथ इंटरसेक्शन देखना है, तो yz के साथ इंटरसेक्शन देखते समय मुझे क्या रखना पड़ेगा, 0, x को 0 रखना पड़ेगा। x एक्सिस पर मूवमेंट नहीं हुई है, x 0 होता है उसमें। तो आप मुझे बताओ, अगर x 0 है तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, तो अगर x ही 0 है तो k की वैल्यू -½ आ गई। तो आप मुझे बताओ फिर y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, अगर k -½ है, तो अगर k -½ है तो y की वैल्यू हो जाएगी ½ - 2, ½ - 2 कितना होता है, -3/2 लिख दें,
नहीं सही है, क्योंकि पहले 1 माइनस 4 आएगा ना, 1 माइनस 4 इज माइनस 3/2, और k की वैल्यू याद रखना, तो कितना आएगा z कोऑर्डिनेट माइनस हाफ। अब आप फाइनली बताओ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट क्या आया, 0 कॉमा कितना -3/2 कॉमा माइनस हाफ। ठीक है, अब दूसरे पर आ जाओ। दूसरा कौन था भाई, दूसरा था लेट अस टेक XY प्लेन। XY प्लेन पर कौन 0 होता है, Z 0 है। अगर Z ही 0 हो गया तो K कितना हो जाएगा 0, और अगर K 0 हो गया तो बताओ X की वैल्यू 1 और Y की वैल्यू -2। तो ये हमने लिख दिया। अब फाइनल इंटरसेक्शन का पॉइंट लिखते हैं, तो 1 -2 0 लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, लास्ट उस पर आ जाओ। तो लास्ट जब हम इस पर आएंगे तो लास्ट में जब लास्ट केस है XY हो गया Y Z हो गया, ZX लिखना चाहिए शायद। ZX प्लेन पर कौन 0 होता है बताओ, Y 0 होता है। ZX प्लेन पर Y कोऑर्डिनेट 0 होता है। अगर Y ही 0 हो गया तो K की वैल्यू कितनी जाएगी -2, तो K इज -2। अब K अगर -2 है तो K उठा कर आप रखो, तो X कोऑर्डिनेट कितना आएगा -3, और Y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, Y तो 0 ही था, और Z कोऑर्डिनेट कितना आएगा, तो Z कोऑर्डिनेट आएगा -2। तो फाइनल आंसर बताओ, तो आप लिखोगे -3, 0, -2। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लिख दो, सब लोग लिख देंगे इस बात को। ठीक है, तो लिख दिया सबने। अगला क्वेश्चन जो है कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये जो मैंने यहाँ पर यूज़ किया ना, इससे देखो ये ध्यान रखना, ये वाला टेक्निक बहुत बार यूज़ होगा। ये जो टेक्निक है = में k लिखना, इसको क्या कहते हैं कि फाइंडिंग अ जनरल पॉइंट ऑन द लाइन। ये क्या है, जनरल पॉइंट है आपके लाइन के ऊपर। k अगर कोई बता दे आपको तो एग्जैक्ट पॉइंट पता चल जाएगा। तो ये वाली चीज़ क्या है आपके लिए, जनरल पॉइंट ऑन द लाइन है। लैम्डा भी लिख सकते थे आप, लैम्डा के रिस्पेक्ट में भी लिखा जा सकता है। लैम्डा लिखना थोड़ा टफ होता है तो k लिख लेते हैं लोग, तो इसीलिए k लिखकर जनरल पॉइंट ऑन द लाइन इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं और आप बताओगे इस क्वेश्चन में कैसे हम डील करेंगे। देखो क्या लिखा है, सब ने बोर्ड पर देखना है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन लिखो जो कि कहां से पास कर रही है, इस पॉइंट से, परपेंडिकुलर टू इस लाइन और इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो दो लाइंस ऐसी हैं जो आपके पर्टिकुलर लाइन के परपेंडिकुलर है, और फिर जाकर वो आपसे पूछ रहा है कि उस लाइन की इक्वेशन आपको कैसे लिखनी है, वो पूछा जा रहा है। तो कर लें आगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनना आप। तो देखो इधर सबने बोर्ड पर देखना है, सबने इधर बोर्ड पर देखना है। मैं डायग्राम बना रहा हूं। ये लेटस से आपकी लाइन है, ध्यान से सुनना। ये आपकी लाइन है और इसके परपेंडिकुलर दो लाइंस दी हुई है। जैसे एक लाइन ये परपेंडिकुलर दे दी, एक लाइन ये परपेंडिकुलर दे दी। ठीक है, अब हो क्या रहा है, अगर आप रियलाइज करो कि देखो, अच्छा वैसे अगर देखा जाए ना, इन दोनों को क्या पैरेलल होना चाहिए, इन दोनों लाइंस को। जैसे एक लाइन के परपेंडिकुलर दो लाइंस है, तो क्या ये कह सकते हैं कि इन दोनों लाइंस को पैरेलल होना चाहिए।
क्यों नहीं कह सकते? क्या है? प्लेन पर डिपेंड करेगा। वेरी गुड। तो अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। जब हम 2D में थे, ध्यान से सुनेंगे सब लोग, जब हम 2D में थे तब ये सब बातें कहना अच्छा लगता था, बट अब नहीं है। तो देखेंगे कैसे। तो सब ने बोर्ड पर देखना है। मैं आपको एक 3D प्लेन बना के दिखा रहा हूँ। ये मान लेते हैं कि ये XZ प्लेन है। ये क्या है आपके लिए? XZ प्लेन। और यहाँ पर इसे मान लिया Y एक्सिस है। तो इस यहाँ पर से अगर हम इस तरीके से जाए और ये बना दें तो ये आपके लिए कौन सा प्लेन हो गया? ये हो गया YZ प्लेन। ठीक है, ये X एक्सिस है, ये Z एक्सिस है और ये Y एक्सिस है। अब उसके बाद आप आ जाओ इधर, तो ये कौन सा प्लेन कहलाएगा? तो ये वाला प्लेन जो है वो XY प्लेन है। कर सकते हैं इतना? ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब मैंने क्या किया, एक ऐसी लाइन बनाई जो जानबूझ के मैं बना रहा हूँ, ऐसा किसी ने कहा नहीं है कि इसी पर होनी चाहिए वो लाइन। इस तरीके से एक लाइन जा रही थी, इस तरीके से। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि ये लाइन इस तरीके से पास कर रही है और यहाँ पर जो है, यहाँ इसको यहीं पर रोक देते हैं। देखो, यहाँ पर रोक देते हैं और यहाँ पर रोक देते हैं इसको फर्दर। और क्या करते हैं, इसको फिर कंटिन्यू जो है यहाँ पर से फर्दर कंटिन्यू कर लेते हैं, है ना। तो वो एग्जैक्टली इस तरीके से चल रही है और यहाँ से इसको कंटिन्यू कर लेते हैं इस तरीके से। समझ पा रहे हो? एंगल अलग हो रहा है तो देखना। ठीक है, अब सही लग रहा है ना। ठीक है, तो एक लाइन है वो इस तरीके से प्लेन्स को कट करके चली गई है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाई जो कि इस तरीके से थी। तो ये लाइन जो है इसे क्या करते हैं, इसे बस इतना सा रख लेते हैं। ये किस प्लेन के ऊपर है ये देख लेते हैं। तो ये XZ प्लेन के ऊपर है ना, ये XZ प्लेन के ऊपर है। और देखो ये XZ प्लेन के ऊपर एक लाइन बनाई तुमने। अब तुम क्या करो, यहाँ पर इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाने की कोशिश करो जो उस प्लेन के ऊपर हो। जैसे आप इसे फ्लोर के ऊपर समझना इस लाइन को, है ना। अगर आप इसे फ्लोर के ऊपर समझोगे ना तब आप समझ पाओगे कि क्या हो रहा है। अब आप मुझे बताओ कि जब ये लाइंस, देखो ये लाइंस क्या है, अलग अलग प्लेन्स में, हालांकि तो ये मीट नहीं कर सकती। देखो अगर आप रियलाइज करो, ये आपको ऐसा लग रहा है कि ये मीट कर रही है, बट रियलिटी में क्या ये मीट हो रहा है आप देखने की कोशिश करना। ये जो है इस प्लेन से ही इस तरीके इस डायरेक्शन में जा रही है। तो ये क्या है, फॉरवर्ड में, ये फ्रंट में है लाइन। ये लाइन जो है यहाँ फ्रंट में है और ये लाइन जो है वॉल के ऊपर है। तो एक लाइन वॉल पर चल रही है, वॉल के ऊपर बैकवर्ड में ऐसे डायरेक्शन में चल रही है। और एक दूसरी लाइन है वो कहाँ है, वो थोड़ा सा फ्रंट में है। तो फ्रंट में होने की वजह से क्या हो रहा है, ये जो फ्लोर है ना यहाँ कहीं होगा, तो वो इसके ऊपर है। तो ये लाइन ऐसे में जा रही है, तो फ्रंट को जा रही है, वो पीछे से नीचे की तरफ जा रही है। तो इंटरसेक्शन नहीं होगा। तो इंटरसेक्शन अगर नहीं होगा, लेकिन स्टिल परपेंडिकुलर तो हो ही सकता है ना, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर मतलब किसकी मैं बात कर रहा हूँ परपेंडिकुलर, तो मैं बात कर रहा हूँ इस, ये इंटरसेक्शन में नहीं करा रहा हूँ इनका, इसे कंफ्यूजन बढ़ रही है बहुत ज़्यादा। तो आप देखना यहीं पर, तो इस XY प्लेन के ऊपर, इस XY प्लेन के ऊपर आपने दो लाइंस बनाई जो कि परपेंडिकुलर हैं, और इस पर आपने दो लाइंस बनाई जो कि परपेंडिकुलर हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों लाइंस जो होंगी पैरेलल होंगी, कह सकते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर मैं क्या कर रहा हूं, इस XY प्लेन के ऊपर एक वेक्टर ले रहा हूं, तो देखो पहले तो हम बात करते हैं क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। अगर मुझे चाहिए वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, तो A वेक्टर तो मेरे पास है। अब मुझे चाहिए किस चीज़ की वैल्यू, मुझे चाहिए डायरेक्शन रेशियो की वैल्यू। अब डायरेक्शन रेशियो कैसे मिले, वैसे आप यहाँ से देखो, अगर आपको ये चेक करना था कि क्या ये लाइंस पैरेलल, ऐसे पता चल रहा है। देखो यहाँ 3 है, तो 3:3 का रेशियो कितना आएगा, 1:1। इसमें आप चेक करो कितने का रेशियो है, -2:1। इसमें आप चेक करो कितने का रेशियो है, अलग। डिफरेंट रेशियो होने की वजह से ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल नहीं है। ये मैं समझाने की कोशिश करता, हो सकता है पैरेलल हो, कोई गारंटी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि पैरेलल होगा, ऐसा भी हो सकता है कि पैरेलल हो सकता है मैं क्या कर दूं, यहाँ पर एक लाइन बना दूं इस तरीके से और बिल्कुल इसी तरीके से उसको रखूं, तो ये दोनों लाइंस क्या लगेंगी आपको, पैरेलल है। ऐसा बनाया जा सकता है। तो अब ध्यान से सुनना, मैंने ये कहा कि इस लाइन के पैरेलल ये वाला वेक्टर है, इस लाइन के पैरेलल ये वाला वेक्टर है,
और इस लाइन के पैरेलल ये वाला वेक्टर है, इसे भी इसी डायरेक्शन में रख लेते हैं। हमें इन दोनों का dr पता है ना, हमें इन दोनों का dr पता है, हमें इन दोनों का dr पता है। अब मैं क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा कि दो लाइंस हैं जिनके पैरेलल dr आपको पता है कि ये पैरेलल, ये क्या है, इस लाइन के पैरेलल है और ये इस लाइन के पैरेलल है, इसको b1 नाम देते हैं। तो b1 वेक्टर बताओ, इसको नाम देते हैं b1 वेक्टर, इसको नाम देते हैं b2 वेक्टर। अब आप मुझे बताओ b1 एंड b2 वेक्टर जो होंगे वो क्या क्या होंगे, तो बताओ 3i कैप, फिर बताओ कितना आएगा उसमें -60, नहीं कौन से वाले को लिखा हमने, b1 हमने, चलो किसी को भी मान लो b1, तो आप उससे फ़र्क नहीं पड़ता। 3i कैप -16j कैप और फिर कितना आएगा 7k कैप, और b2 वेक्टर कितना आएगा बताओ, b2 वेक्टर आएगा 3i कैप 8j कैप एंड कितना आएगा -5k कैप। अब मैं देखो मुझे क्या चाहिए अल्टीमेटली, मुझे एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो इस वेक्टर के पैरेलल हो, इस लाइन के पैरेलल हो। अगर इस लाइन के पैरेलल मुझे एक वेक्टर मिल जाता है तो वो मेरे लिए फिर सफिशिएंट होगा। तो उस काम को करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अब ये बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, मतलब मेरा पॉइंट ये है, अगर मैं ये कहूँ कि b1 क्रॉस b2 निकालो तो वो b1 क्रॉस b2 क्या आएगा, वो b1 क्रॉस b2 कैसा वेक्टर होगा ये बता दो। परपेंडिकुलर होगा किसके, दोनों के परपेंडिकुलर होगा, b1 के भी और b2 के भी। एक ऐसे प्लेन के वो परपेंडिकुलर होगा जो कि b1 और b2 वेक्टर्स को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। तो अब मैं यहाँ पर थोड़ी देर बाद ये कहने वाला हूँ, अभी मैं समझा तो नहीं पा रहा हूँ, बट ये क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि b1 क्रॉस b2 दिस वेक्टर इज पैरेलल टू द रेड लाइन, है ना। अब इसको कहना थोड़ा मुश्किल हो रहा है डायग्राम के अकॉर्डिंग, बट अभी देखते हैं, एक बार पहले निकाल लेते हैं। आप मुझे बताओ फटाफट से आंसर, i कैप j कैप k कैप, यहाँ लिखा हुआ है 3 -16 7 3 8 एंड -5। अब जो है ध्यान से सुनना, b1 क्रॉस b2 का आंसर कितना आएगा, तो b1 क्रॉस b2 का आंसर आएगा जैसे आप कैलकुलेट करके बताओ कितना लिखें कोफिशिएंट, 80 -56, तो 80 -56 कितना होता है, कितना होता है 24 i कैप, और बताओ 24 i कैप लिख दिया, और तो यहाँ पर आएगा 35 एंड 21, तो 15 एंड 21 सॉरी, तो 36 माइनस का लेकिन प्लस बन जाएगा वो, है ना, 36 j कैप, और बताओ k कैप का कोफिशिएंट 24 + 48, है ना, 24 + 48 कितना होता है +72 k कैप लिख दे, ठीक है। अब इस चीज को देखो, अब अगर आंसर हम चेक करें तो आंसर एक बार देखते हैं इस क्वेश्चन का, +j कैप, एक मिनट ये कुछ गलत लिख दिया है, ये ऐसा है। अब क्वेश्चन कहाँ था ये, 2 क्या कॉमन आएगा इसमें से 12, तो 2 3 और 6। अब वो आंसर तो करेक्ट है, लेकिन कैसे इसको बताया जाए, बताओ क्या लगता है तुम्हें, एक ऐसा प्लेन जो इन दोनों को कंटेन कर रहा है और उसके पैरेलल बस ऐसे ही कह देते हैं। देखो यार, लॉजिक मेरे हिसाब से ये देना चाहिए। मुझे ये बताओ कि जैसे ये जो है ये b2 वेक्टर, क्या ये आपके इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, है ना, b2 वेक्टर तो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। अब b1 क्रॉस b2 इसके परपेंडिकुलर है, तो ऐसे ही तो होगा वो दिखने में। अगर b1 क्रॉस b2 की मैं बात करूं तो वो ऐसी तो होगा दिखने में कि भाई b2 के परपेंडिकुलर होगा। तो अगर वो b1 क्रॉस b2 के परपेंडिकुलर है तो ऐसा आ जाएगा ना कि b1 क्रॉस b2 इस रेड लाइन के पैरेलल है। कर सकते हैं ऐसा, है ना। तो मैंने क्या यूज़ किया, देखो मैंने ये यूज़ किया कि ये मेरे पास वेक्टर था जो कि आपके लाइन के परपेंडिकुलर है। अब एक दूसरा वेक्टर है जो कि इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। अब क्योंकि इन दोनों का सम 180 है तो कोई इंटीरियर एंगल्स का यूज़ करेंगे कि कोई इंटीरियर एंगल की वजह से ये वाला जो वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, वो वाला वेक्टर उस रेड कलर वाली लाइन के पैरेलल आ जाएगा। कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो बस ये आंसर आ गया। अब आप लिख देना r वेक्टर इज इक्वल टू कितना लिखोगे,
जैसे ऐसा करते हैं एक बार, जैसे इस चीज़ को ऐसे करते हैं कि एक लाइन थी इस तरीके से, ये किसी भी प्लेन में है। अब देखो जो b1 वेक्टर है या b2 वेक्टर है, कोई भी वेक्टर है, वो इसके परपेंडिकुलर है, इतना तुम जानते हो। तो इन दोनों के बीच में तो 90 डिग्री है, ये तो गारंटी के साथ है क्योंकि वो परपेंडिकुलर थी लाइन। अब आपने एक ऐसा नया वेक्टर निकाल दिया है जो इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो अगर ये इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो क्या वो इस लाइन के पैरेलल होगा, ऐसा बोला जा रहा है। तो b1 क्रॉस b2 एक ऐसे, जैसे b1 और b2 को कंटेन करने वाले प्लेन से ज़्यादा बेटर समझ आएगा कि वो प्लेन कैसा होगा दिखने में, और फिर उसके परपेंडिकुलर आपको वेक्टर बनाना है। ठीक है, थोड़ा मुश्किल हो रहा है, थोड़ी देर में करते हैं डिस्कस। एक बार इसको कर लो, एक बार कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आर वेक्टर जो है बनाना थोड़ा मुश्किल काम है, तो क्या लिखोगे बताओ? आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। रुद्र क्या है इसका नाम, ये क्या है, ध्रुव, पीछे चलो, तो उठो, तीनों जने अलग अलग बैठोगे, उठो पीछे चलो। और मेरी अगली क्लास में साथ में मत बैठना भाई, अलग अलग चलो, उठो तीनों, उठ जाओ तीनों। करण तुम भी उठो, आगे बैठ के तुम करोगे क्या? पढ़ तो तुम रहे नहीं हो, नहीं पढ़ रहे हो। कॉपी दिखाओ मुझे, क्या लिखा है तुमने, मैं चेक करता हूँ तुम्हारी कॉपी। उठ जाओ पीछे चले जाओ, मैं नहीं करूँगा कॉपी चेक, चले जाओ। अलग अलग बैठना है सारे, तीनों रो अलग अलग रोज में बैठोगे। तो यहाँ पर आएगा लैम्डा टाइम्स, और यहाँ पर क्या लिखोगे आप? 24 आई कैप, 36 जे कैप, और कितना लिखोगे? 72 के कैप। अब ये चीज़ यार बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जैसे अगर सेम प्लेन में बना दो फिर तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन वो अलग अलग प्लेन में है। अब उस प्लेन को तुम्हें बनाना है, फिर उसके परपेंडिकुलर वेक्टर बनाना है, तो नहीं होगा उसका यूज़ ना। जैसे ठीक है, पहले इसको लिखो, तब एक बार देखते हैं कि कैसे समझेंगे इसको, है ना। लेकिन ये याद रखना, इस चीज़ को याद रखना, तुम लोग इस चीज़ को याद रखोगे कि क्या होता है, इस चीज़ को याद रखना कि होता क्या है कि अगर एक लाइन है, एक लाइन के परपेंडिकुलर दूसरा वेक्टर गिवन है, तो उस वेक्टर के जो परपेंडिकुलर हम निकाल रहे हैं वो देखो, जैसे इस चीज़ को ना एक वेक्टर के रिस्पेक्ट में बात नहीं कही जा सकती, दो का यूज़ करना पड़ेगा। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे हमने एक लाइन बनाई और उसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर बनाया, अब उसके परपेंडिकुलर अगर मैंने इस डायरेक्शन में बनाया तो ठीक है, अदरवाइज तो जैसे ऐसे समझते हैं, मार्कर की हेल्प से समझते हैं इसको। जैसे ऐसे समझ के चल लो कि ये ब्लू कलर जो है, ये ब्लू कलर आपकी लाइन है, ठीक है। इस ब्लू कलर को मान लेते हैं ये लाइन है, इसके परपेंडिकुलर मैंने वेक्टर बनाया तो ये होगा। लेकिन अगर आप इसके इस वाले, ये कौन सा वेक्टर है? b1 वेक्टर लेटस से। इस b1 वेक्टर के परपेंडिकुलर अगर मैं वेक्टर बनाऊं तो वो जरूरी थोड़ी ऐसा है, वो ऐसे में भी तो आ सकता है। तो अब ये वाला वेक्टर जो है वो इस लाइन के पैरेलल थोड़ी है, देखो, है ना। तो वहीं पर कंफ्यूजन जनरेट हो रही है कि उस चीज को समझाया कैसे जाए, क्योंकि ये दोनों का परपेंडिकुलर होना चाहिए ना। जैसे ये वाला वेक्टर ना एक्चुअली क्या होता है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जो b1 और b2 दोनों को कंटेन कर सके। तो अब वो समझाना थोड़ा मुश्किल है। तो जैसे ये हो गया, ये हो गया, जैसे हाँ, अब ये इससे समझ आ जाएगा शायद, तो ध्यान से सुनना। ऐसे समझते हैं, देखो मैंने ये दोनों पैरेलल नहीं है, ये तो तुम्हें पता है, ये दोनों पैरेलल नहीं है, ये तो हमें पता है। तो अब देखो ये ब्लू कलर जो है ये आपकी लाइन है, इस लाइन के परपेंडिकुलर हमने वेक्टर इस वाले प्लेन में, एक तो इस प्लेन में बनाया, अब दूसरा यहां नहीं रख सकता मैं क्योंकि ये दोनों पैरेलल नहीं है, तो वो क्या होगा, वो किसी और प्लेन में रहा होगा। तो वो वेक्टर जो है वो ये मान लेते हैं अब, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ब्लू कलर आपकी लाइन है, ये एक वेक्टर है जो उसके क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये दूसरा वेक्टर है जो उसके परपेंडिकुलर है। तो इसको मान लेते हैं b2 वेक्टर और इसको क्या मान लेते हैं, b1 वेक्टर। तो ये और ये आपस में देखो पैरेलल नहीं है, समझ पा रहे हो। अब इन दोनों को कंटेन करने वाला प्लेन ये वाला प्लेन है, इन दोनों को कंटेन करने वाला प्लेन ये वाला प्लेन है। अब हमारा जो वेक्टर होगा, जो b1 क्रॉस b2 करके आया होगा, वो बेसिकली क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो इस प्लेन के अगर आप उसको परपेंडिकुलर बनाओगे तो वो ऐसे ही तो जाएगा ना। तो अब वो जो आंसर आया है वो देखो इस वाले वेक्टर के क्या आएगा, वो पैरेलल आएगा। अगर मैं सिर्फ एक वेक्टर लेके समझाऊं तो वो तीसरा वेक्टर जो है वो जरूरी थोड़ी यहाँ ऐसे जाए, वो ऐसे चला जाएगा, तो फिर तो पैरेलल नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये दो के रिस्पेक्ट में बात कही जा सकती थी। जैसे अगर यही सेम क्वेश्चन अगर वो दे आपको, यही सेम क्वेश्चन दे और दूसरे वाले को इरेज कर दे, तब क्या आंसर निकाला जा सकता है? तो इसका आंसर है नो, फिर आंसर नहीं निकाल सकते आप।
क्योंकि इन 3D होता क्या है कि हमने मान लिया कि ये वाला वेक्टर इस वाले वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर है, बट इसके जो परपेंडिकुलर होगा वो इस वाले के पैरेलल होगा, ऐसी गारंटी नहीं है। वो अगर वेक्टर ऐसे निकल आया तो थोड़ी उसके पैरेलल है, वो समझ पा रहे हो। दिस मार्कर अगर ये इस वाले मार्कर के परपेंडिकुलर है तो इसके इस वाले के परपेंडिकुलर वाला वेक्टर अगर ये है तो ये वाला वेक्टर इसके पैरेलल थोड़ी आया। ये तभी हो सकता है जब दो की बात कही गई हो कि एक ये मार्कर परपेंडिकुलर था गिवन लाइन के और एक ये वाला मार्कर जो था वो वाला मार्कर परपेंडिकुलर है गिवन लाइन के। इन दोनों को कंटेन करने वाला जो प्लेन होगा, इन दोनों को कंटेन करने वाला जो प्लेन होगा उसके परपेंडिकुलर अगर मैं वेक्टर बनाऊंगा वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर आएगा, कह सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो ये स्पेशल केस है जिसमें मैंने बनाया, जिसमें मैंने बिल्कुल ही तीनों 90 डिग्री पर ले लिए, इसमें ज्यादा आसानी से समझ आ गया। जनरल में थोड़ा मुश्किल होगा, बट इसको याद रखेंगे, बार बार नहीं सोचा जा सकता ये कॉन्सेप्ट। तो याद क्या रखेंगे, अगर एक लाइन के परपेंडिकुलर दो वेक्टर्स गिवन है और वो अलग अलग प्लेन में है, जैसे कि अलग अलग प्लेन में कैसे पता चला तुम्हें, क्योंकि दोनों पैरेलल नहीं थे। अगर पैरेलल होते फिर वो सेम प्लेन में आ जाते। तो मेरा कहना ये है कि अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो आपकी रिक्वायर्ड लाइन के पैरेलल कौन सा वेक्टर होगा बताओ, b1 क्रॉस b2। इसको थोड़ा सा याद रखना क्योंकि हर बार नहीं सोच सकते आप इस चीज को। ठीक है, समझ गए। थंब रूल, हाँ वही थंब रूल वाला कॉन्सेप्ट से कह सकते हैं कि भाई देखो ये जो है ये एक इसे मान लेते हैं लाइन, ये लाइन है और ये एक वेक्टर है जो कि इसके परपेंडिकुलर है, ये दूसरा वेक्टर है जो कि इसके परपेंडिकुलर है। इसको कंटेन करने वाला जो प्लेन होगा उसके जो परपेंडिकुलर होगा वो वेक्टर बेसिकली आपकी रिक्वायर्ड लाइन के क्या होगा, वो पैरेलल होगा। ठीक है, चलो अब अगले वाले को क्या करते हैं, अगली क्लास में कर लेंगे अगले वाले को। ठीक है, उसमें टाइम लग जाएगा, होएगा नहीं वो। इसको लिख दो फटाफट से, और इस कॉन्सेप्ट को जो मैंने ये बताया इसको ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, हाँ अच्छा प्रिंट नहीं हो रहा उससे, ठीक है। अच्छा मैं तुम्हें एक ऐप बताता हूँ, जैसे ना तुम क्या करो, क्लियर स्कैनर एक ऐप होती है, क्लियर स्कैनर लिखना, क्लियर स्कैनर से एक ऐप होती है, वो जैसे कैम स्कैनर सुना तुमने, कैम स्कैनर उसी के जैसी एक ऐप है। उसमें उस PDF को इंपोर्ट करना, जब उसमें उस PDF को इंपोर्ट करते हैं ना तो उसके बाद अगर उसको सेव करो स्टोरेज में एज अ PDF तो फिर वो हो जाएगी प्रिंटेबल। ठीक है, क्लियर स्कैनर नाम से ऐप आती है, उसमें कर लेना, हो जाएगा। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्लास में बोलते हैं। हाँ क्या कह रहे हो, हाँ इसका फॉर्मूला अगले वाली क्लास में करा दूँगा, फॉर्मूला होता है इसका ना, आप फॉर्मूला याद कर लो, मैं आता हूँ अगले वाली क्लास में तब कराता हूँ।